कोरिया के प्रेसिडेंट ने एक ज़ॉम्बी पैदा करने वाले एस्ट्रॉयड के जापान से टकराने के बाद वर्ल्ड के एंड का अनाउंस कर दिया। इससे लोग ब्लड थर्स्टी फ्लैश ईटर्स में बदल गए हैं। एपोकैलिप्स शुरू हो गया है और हर जगह पैनिक फैल गया है। किसी को नहीं पता कि क्या करें या कहाँ भागें। लेकिन एक गाय है जो पूरी तरह रेडी है। उसके पास दूसरी वर्ल्ड में अपना सेफ शेल्टर है और वो बहुत समय से कुछ ज़ॉम्बी एसिस को क्रश करने का वेट कर रहा है। वो गाय है हमारा एमसी सियोंग हो। महीनों पहले सियोंग हो और उसके फ्रेंड्स ने सूरा खेला था, जो अब तक का सबसे डिफिकल्ट वर्चुअल सर्वाइवल गेम था। ये गेम इतना स्वेटी और डिफिकल्ट था कि ज़्यादातर प्लेयर्स ने इसे पूरी तरह से खेलना छोड़ दिया था। सियोंग हो की पार्टी ने उसे अल्टीमेट बिट्रेल दिया। वे कभी भी वापस लॉगिंग नहीं हुए और उसे छोड़ दिया। वो अकेला गेम खेलता रहा और स्ट्रीम करता रहा, हर तरह के मॉन्स्टर्स का सामना करता रहा और बेस्ट बन गया। एक दिन अपनी लाइफ से तंग आकर हमारे बॉय ने अपना हेड गियर उतारा और अपने सभी पब्लिक स्ट्रीम्स को डिलीट कर दिया। सियोंग हो ने एक शेफ के तौर पर अपनी लाइफ पर फोकस किया और उसे एक क्यूट गर्ल अपनी फेवरेट कस्टमर के रूप में मिली। उसने मजाक में रियल लाइफ में स्टेटस चांट करने का डिसाइड किया और जब उसने एक्चुअल में अपनी आंखों के सामने एक रियल ब्लू स्क्रीन हवा में तैरता हुआ देखा तो वो स्टन रह गया। स्क्रीन पर उसके स्टैट्स थे, वे वही थे जो उसने गेम में खेले थे। बस एक डिफरेंस था, उसके पास एक नई एबिलिटी थी जिसे प्राइवेट पोर्टल कहते हैं। इस एबिलिटी को टेस्ट करते हुए सियोंग हो ने एक इंसान के आकार का वॉर्प गेट मटीरियलाइज किया। उसका माइंड इस नई डिस्कवरी के डेंजर्स को समझने में स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि अगर गेम रियल है तो एपोकैलिप्स शुरू करने वाला मीटियोर भी आ रहा था। वेब पर सियोंग हो को फ्रैंटिकली एक आर्टिकल मिला जो इनकमिंग एस्ट्रॉयड के गिरने के बारे में था। वो ये एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देता है कि गेम की इवेंट्स रियल लाइफ में हो रही हैं। हमारा बॉय अपनी आंखों के सामने पोर्टल को देखता है। पहले उसे एस्ट्रॉयड की कंफर्मेशन मिली और अब ये पोर्टल गेट जो कंफर्म कर रहा है कि कुछ गड़बड़ है। वो हेजिटेट कर रहा है। वो वंडर कर रहा है कि क्या उसे सच में इस चीज़ के अंदर जाना चाहिए। नो पावर्स, नो बिचेस, नो प्लान्स और मनी के बिना वो इसके अंदर स्टेप फुट रखने पर विचार करता है। अंत में ब्रो कुछ चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करता है और सबसे पास जो लेडल मिलती है उसे पकड़ लेता है। वो लेडल को पोर्टल के अंदर डालता है ताकि उसे ये फील हो सके कि दूसरी तरफ क्या है। कुछ डर्ट स्कूप करने के बाद वो रियलाइज़ करता है कि दूसरी तरफ गेम के किसी लैबिरिंथ स्टेज के अंदर नहीं है। ये एक गुड थिंग है, लेकिन वो ये भी वंडर करने लगा है कि क्या ये पोर्टल उसे अर्थ पे किसी डिफरेंट लोकेशन पर टेलीपोर्ट करेगा। ट्रिप की प्रिपेयर करने के लिए अपना बैग पैक करने के बाद वो खुद को एनकरेज करता है कि वो आखिर में अंदर जाए। अगले सीन में ब्रो पोर्टल पार कर चुका है और दूसरी तरफ की ब्यूटी डिस्कवर करता है। ये एक ऐसा सीनरी है जिसमें कोई भी अर्बन चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। इस गाय को सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो ये है कि वेदर यूजुअल की तुलना में कितना कोल्ड है। उसके फ़ोन पे कोई सिग्नल नहीं होने के कारण ये डूड एनालाइज करता है कि वो किसी रिमोट एरिया में फंस गया है जहाँ कोई आसानी से नहीं पहुँच पाएगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर वो यहाँ फंसा रहा तो ब्रो की फक्ड हो जाएगी। एक शार्पी निकालकर वो एक ट्री पर नंबर 0 मार्क करता है। एक्सप्लोरेशन प्रोसेस में ज़्यादा लॉस नहीं होने के लिए ये उसकी तरफ से एक स्मार्ट मूव है। वो चलता रहता है, लेकिन चलने से वो एग्जॉस्ट हो जाता है। फॉरेस्ट अनंत लग रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये गए थिंग्स को इंटरेस्टिंग होने के लिए बैक कर रहा था, तब ये क्रीचर पास में उसे घूर रहा है। तुरंत ये चीज़ एक प्रेडेटर की तरह झपटी और हमारे बॉय को बुरी तरह डरा दिया। लकीली ये सिर्फ एक गॉर्जस वैली डियर है और कोई फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर नहीं है। एक इंटरेस्टिंग डिटेल यह है कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इस यूनिक क्रीचर को उसके लिए आइडेंटिफाई कर दिया, जो कंफर्म करता है कि ये जगह असल में अर्थ के रेल्म से अलग है। क्रीचर उसे घूरता है, फिर बिना कुछ कहे भाग जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस चीज़ से बात करना शुरू करने की एक्सपेक्ट की थी, लेकिन आप मेरा मतलब समझ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को भी लगता है कि इस चीज़ का इस तरह से पीस आउट हो जाना वियर्ड है। गुड थिंग ये है कि डियर अग्रेसिव नहीं था। हालांकि अगर वो ब्लड थर्स्टी मंकीज या बोर्स से टकराता है तो उसके लिए थिंग्स रियली फजिंग अगली होने वाली हैं। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि वैली डियर सूरा गेम में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहाँ पहुँचने के ठीक बाद उसे एक स्ट्राइकिंग हंच आया था कि ये रेल्म सर्वाइवल लाइफ और उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। एक ब्लेड निकालकर वो आगे चलता है, खुद को किसी भी ऐसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है जो बाहर निकलकर उसे स्टार्टल कर सकती है। अब तक वो ह्यूमैनिटी को एंड करने के लिए आ रही डिजास्टर की रियलिटी को डिनाई कर रहा था, लेकिन ठीक जब वो गिव अप करने वाला था उसे वो मिल गया। उसकी निगाहें चमकते हुए सन एप्पल पर पड़ी, एक मिस्टिकल फ्रूट जिसे उसने ट्री से तोड़ा। पहले वो वंडर करता है कि इसे काटना ठीक है, फिर वो सच में एक बाइट लेता है और तुरंत चेंज एक्सपीरियंस करता है। सिस्टम उसके स्टेमिना रेस्टोरेशन के बारे में इन्फॉर्म करता है और उसका बॉडी येलो ग्लो से शिमर करता है। इसके इफेक्ट्स एक्चुअली वही हैं जो वो गेम में सन एप्पल जूस पीते थे। एक और चीज़ जो प्योर कन्फर्मेशन का काम कर रही है, अब हमारा बॉय कन्विंस हो चुका है कि कुछ टेरिबल जल्द ही होने वाला है। ब्रो गॉब्लिन की पूप के पास ही शिटिंग कर रहा था, जिसका मतलब है कि उसे केयरफुल रहना होगा। सियांग हो एक वरीसम साई लेता है, अपनी मॉरल को स्ट्रेंथन करने की ट्राई करता है, लेकिन अपने बिलीव्स के बावजूद वो अब जानता है कि वर्ल्ड का एंड जल्द ही आने वाला है। पोर्टल गेट के इफेक्ट्स का एक्सपीरियंस करने के बाद वो उससे बाहर निकला और अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आ गया।
यहाँ सियांग हो ने सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर दिया। वो आने वाले अपोकलिप्स के लिए रेडी रहना चाहता था। तो उसने सबसे पहले ये किया कि गेम के सारे फुटेज को रिव्यू किया और उसे एक पर्सनल हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लिया। कन्वीनियंटली जब भी उसने गेम खेला था उसने स्ट्रीम किया था, इसलिए वो उस डेटा को इजीली सेव कर सकता था। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो इसे इस तरह यूज़ करेगा। एस्टेरॉयड की गिरने की न्यूज़ उस तक पहुंची। जापानीज डिस्ट्रक्शन 32 डेज में अपोकलिप्स की स्टार्ट के साथ शुरू हो जाएगी। तब तक उसने प्रिपेयर करने का डिसाइड किया, क्योंकि गेम अनफॉर्चुनेटली सबसे वर्स्ट मैकेनिक से भरा हुआ था। उन सब में सबसे क्रेजीएस्ट और प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी जिसे आयरन डेथ डिजीज कहा जाता था। इस छोटे से फिनोमिनन के रिजल्ट से अर्थ पर मेटल के हर पीस का करोजन और डिस्ट्रक्शन हो गया। बिल्डिंग्स धूल में बदल गईं और ज़ॉम्बी स्वॉर्म को ये होने के कुछ आवर्स के बाद ही एड मिल गई। मॉडर्न डे सोसाइटी में मेटल के ऑब्लिट्रेशन के साथ ह्यूमैनिटी स्टोन एज में वापस चली गई। आयरन डेथ डिजीज आखिरकार गेम में सबसाइडेड हो गई, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि ये लिटरली पूरे 1 ईयर तक चलती थी। तब भी आने वाली आयरन डेथ डिजीज का हमारे बॉय के लिए ज़्यादा मीनिंग नहीं था, जिसके पास अपनी नई ट्रेड की वजह से अपने प्राइवेट पोर्टल को एक्सेस करने का एक सेफ सोल्यूशन था। ऑफकोर्स सियांग हो का एक बहुत स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है कि डिजीज पोर्टल के थ्रू पास नहीं हो पाएगी। अपने एनालिसिस रैपअप करते हुए उसने अपनी सारी सेव्ड मनी को प्रीमियम टियर इक्विपमेंट खरीदने के लिए चॉकड अप कर दिया। ब्रो रियल टाइम में एक कॉल ऑफ ड्यूटी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स लॉबी में एंटर करने वाला था, इसलिए उसने सर्वाइवल के लिए सभी गियर और सप्लाईज ले लिए। रात में फोरम्स चेक करते हुए सियांग हो को डिसअपॉइंटमेंट हुई उन कुछ लोगों से जिन्होंने क्राइम और एंजॉयमेंट की लाइफ के लिए अपनी अवेकेंड एबिलिटीज अब्यूज़ की थीं। सुबह हुई, उसने अपने इवेंचुअल मिशन में मदद के लिए और सप्लाईज खरीदे। वापस आते समय ब्रो ने श्योरिटी के लिए एक हंटिंग बो भी खरीदा। ये सब करते हुए उसे एक रियलाइजेशन हुआ। सियांग हो ने सोचा कि शायद वो ये सब ओवर थिंकिंग कर रहा है, शायद वो खुद से आगे बढ़ रहा था और हेस्टिली एक्ट कर रहा था। फिर भी उसने सोचा कि अगर वो गलत भी हुआ तो भी वो अंततः अपनी सारी सेविंग्स वापस कमा सकता है। अपने सुबह के एरेंड्स कंप्लीट करने के बाद वो घर लौटा और अपने शॉप पर एक क्लोजिंग साइन लगा दिया। सियांग हो अपने थॉट्स के बीच में था जब उसने अचानक किसी की वॉइस सुनी। सोलो लेवलिंग से टिमू चाहेन वरीड होकर बंद शॉप के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि ये बस कुछ रिमॉडलिंग वर्क के लिए है, जिससे वो वंडर करती है कि क्या उसने बिग टाइम स्कोर किया है और बहुत सारा मनी अर्न किया है। सियांग हो क्विकली कॉन्वर्सेशन एग्जिट करता है, ये कहते हुए कि उसे कुछ काम है, लेकिन अचानक वो उसे रोकती है और एक क्वेश्चन पूछने की ट्राई करती है। वो गर्ल फ्लस्टर्ड हो जाती है और असल में अपना रिक्वेस्ट स्टेट नहीं करती, मुड़कर जाने लगती है। सियांग हो उसके क्वेश्चन के बारे में क्यूरियस है और हालांकि वो आसानी से उसे आंसर के लिए पुश कर सकता था, वो अपने बिजनेस पर वापस चला गया। अंदर उसने वाव किया कि वो चीज़ों को सीरियसली लेगा और उन स्टफ पर वर्क करेगा जो एक्चुअल में मैटर करते थे। ब्रो ने लिटरली कहा, आई एम गोइंग टू इग्नोर बैडीज एंड लॉक इन फॉर रियल। वो ओपन द पोर्टल कमांड करता है, अपने एक्चुअल गेम स्टाइल पर रिफ्लेक्ट करता है। कोई उसे प्ले मेकर या प्लानर कह सकता है, एक ऐसा गाय जिसे हर स्टेज को पार करने के लिए स्ट्रैटेजीज यूज करना पसंद है। वो बिल्कुल भी पावरफुल कम्बैटेंट नहीं था और ज़्यादातर अपने ब्रेन्स पर रिलाई करता था। रीज़न असल में सिंपल है, सोराई में स्टैट्स अर्न करने का एक कॉम्प्लिकेटेड वे है। आपको वे केवल लेवल अप्स के बाद अक्वायर नहीं होते हैं, आप उन्हें केवल हंटिंग और एक्सप्लोरिंग के बाद ही अक्वायर करते हैं। अभी हमारा बॉय दूसरे रेल्म में बो के साथ अपनी स्किल्स होन करने की ट्राई कर रहा है। क्लियरली पहले कोई टीचिंग की प्रैक्टिस नहीं होने के कारण ब्रो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स का यूज़ करके खुद को सिखाता है। सियांग हो खुद को करेक्टली पोस्चर करता है और एम लेके शूट करता है। गेम से उसका एक साइड उसके एक्सपीरियंस में रिफ्लेक्ट होता है, जब तक कि वो आखिरकार शॉट को जाने नहीं देता। एरो फ्लिंग होकर बोर्ड तक जाती है, टारगेट को हिट करती है। ब्रो अपने टैलेंट से स्टन है, इस हद तक कि वो खुद को चोजन मन समझता है। हालांकि उसका हैंड जितना सोर है, सियांग हो रियलाइज करता है कि उसकी रियल ड्रॉबैक उसकी स्ट्रेंथ है। इसलिए वो वर्किंग आउट पर फोकस करना चाहता है और अपनी फिजिकल एंडोरेंस बूस्ट करना चाहता है। बेसिक प्रिपरेशंस रैप अप होने के बाद वो अब नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेगा। उसे इमीडिएटली 2 चीज़ों का केयर करना था। पहली थी मॉन्स्टर्स को प्रॉपर्ली हंट डाउन करने का एक वे आउटलाइन करना। दूसरी थी एक होम बेस बिल्ड करना जहां वो वरी के बिना सप्लाई स्टोर कर सके। हालांकि इस मोमेंट में उसके पास कोई वेपन्स नहीं थे और एब्सोल्युटली नो सप्लाईज थे, क्योंकि वे डिलीवरी की प्रोसेस में थे। तब तक उसने गोल्डन एप्पल्स हंट किए और उन्हें रन इनटू करने की अपनी लक से क्रेजी हो गया। कुछ स्पॉट्स मार्क करने के बाद उसने खुद को आने वाले अपोकलिप्स के लिए प्रिपेयर करना सिखाया। उसकी अर्ली प्रिपरेशन इसी रीज़न की वजह से है जिस रीज़न से वो सोराय में इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाया। आसपास देखते हुए सियांग हो गॉब्लिन वेस से टकराता है। वो इसे ढूंढने के मीनिंग में था, बस एक सिंपल गोल के लिए। गॉब्लिन्स के बारे में ये थिंग है कि वे ग्रुप्स में एक्ट करना पसंद करते हैं। ये फैक्ट के ग्राउंड पर शेड का केवल एक ही पीस था और मेरा मतलब लिटरली है, उसे बताता है कि यहाँ आसपास केवल एक ही गॉब्लिन है। पूप इंस्पेक्टर प्रो मैक्स उस वेस्ट से इंटरैक्ट करता है और जज करता है कि वो गॉब्लिन ज़रूर एक आउटकास्ट होगा। शांग हो जानता है कि ये गाय उसका गोल्डन टिकट बनेगा। उसे इसे जितनी अच्छी तरह हो सके हंट डाउन करना है।
रात तक अकेले गॉब्लिन की उसकी सर्च कंटिन्यू रही। उसने पास में वोल्स की वॉइस सुनी जो सिग्निफाई करता है कि वो वैली के करीब है, और फिर वो उसी गॉब्लिन को स्पॉट करता है जिसे वो ढूंढ रहा था। शांगो एक ट्री के पीछे छिप गया, लेकिन वो देख सकता था कि ये थिंग गेम के क्रीचर्स जैसा ही आइडेंटिकल दिखता है। अब गॉब्लिन्स मॉन्स्टर्स की सबसे लोएस्ट ग्रेड माना जाते हैं। उनके वेपन्स केवल स्पीयर्स और पॉइजनस डार्ट्स होते हैं। वे अपने अपोनेंट्स को म्यूटिलेटिंग और उन्हें टॉर्चरिंग के लिए सबसे अच्छे से जाने जाते हैं। ये असल में वही रीजन है जिसके लिए हमारे बॉय ने अपनी पहली चॉइस के रूप में एक लॉन्ग रेंज्ड वेपन, एक बो चुना। लुक से गॉब्लिन ओल्ड है और शिट कंडीशन में है। उसके पास कोई वेपन्स नहीं है, इसलिए शांगो इंस्टेंटली अपना बो व्हिप करता है। वो जानता है कि अगर वो अपना काम मेंटेन कर सका तो वो इस थिंग को किल कर देगा। बो के रिलीज पर एरो सीधे गॉब्लिन की आर्म से शूट होकर उसकी आर्म पियर्स करती है। शांगो ने उसके हेड पर एम किया था, लेकिन वो रिजल्ट से हैप्पी है। इस एडवांटेज यूटिलाइज करते हुए वो अपना सेकंड शॉट लेने की ट्राई करता है, लेकिन गॉब्लिन एक स्टोन इतनी जोर से फेंकता है कि उसका वेपन उसके हैंड से लॉन्च हो जाता है। शांगो रियलाइज करता है कि वो एक मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड गॉब्लिन से डील कर रहा है। दोनों क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट के लिए अपनी ब्लेड्स प्रिपेयर करते हैं। सुमजिन वू और बेरू के बीच अल्टीमेट शोडाउन शुरू होता है। शिट, वेट, रॉन्ग स्टोरी। शांगो अपनी नाइफ लोड करता है और गॉब्लिन के साइड को स्लैश करने की ट्राई करता है। एक्सपीरियंस्ड गॉब्लिन डॉज करता है और हमारे बॉय के नी कैप पर बहुत जोर से स्मैक करता है। थिंग्स ग्राउंड पर ले जाते हुए शांगो गॉब्लिन टैकल करता है, उसे उसकी बैक पर फोर्स करता है। यहाँ उसके पास क्लियर एडवांटेज है। शांगो ब्लेड लेता है और उसे क्रीचर के चेस्ट में गहरा प्लंज करता है, जिससे वो पेन में स्क्रीम करता है। आखिरकार उसकी आईज से लाइट फेड हो जाती है। पहला किल सक्सेसफुल रहा है और शांगो को इसकी वजह से 2 पॉइंट्स एक्वायर होते हैं। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा कि उसने जो किया वो मैनेज कर पाया। अपने एनवायरनमेंट स्कैन करते हुए उसे पास में ग्वाका पाउडर और वेजिटेबल ऑयल मिलता है। गेम में इन्हें कंबाइन करने से एक ऑइंटमेंट बनता है, लेकिन सबसे पहले उसे फास्ट डिग अप करने की नीड थी। इस गोब्लिन को बाहर रॉट होने देना बहुत डेंजरस है, क्योंकि ग्रुप इसे ढूंढ सकता है और इस वजह से शांगो को हंट कर सकते हैं। इसे रॉट होने के लिए छोड़ देना भी एक गुड आइडिया नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज में बदल जाएगा जिसे बोन क्रीपर कहते हैं। शांगो को पास में रेड ट्राउट्स की एक पेयर मिलती है। शांगो का हार्ट ट्रेम्बल करता है क्योंकि वो रियलाइज करता है कि वो फक्ड है। द मोमेंट वो अपनी गेज अवॉइड करता है, ब्रो क्रीपीएस्ट आउल मॉन्स्टर को अपनी ओर घूरते हुए डिस्कवर करता है। इस सेगमेंट से पहले हम शांगो के गेम में रन्स पर वापस जाते हैं, जब वो एक प्लेयर था। अपने स्ट्रीम्स के दौरान उसने गेम के लिए ढेर सारा मटेरियल इनसाइट कंपाइल किया था। उसके कुछ चैट मेंबर्स ने उसे गुड्स में डाइव राइट इनटू करने के लिए मनी डोनेट किया था। शांगो इसके बॉटम तक गया और पिछली बार गॉब्लिन्स और कोबॉल्ट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किए। बोन क्रीपर से अवॉइडिंग भी एसेंशियल है, लेकिन फॉरेस्ट गेम के 2 सबसे डेंजरस क्रीचर्स को घर देता है। ये हैं वेयरवुल्व्स और एलबेर्स। एलबेर्स टेरिटोरियल क्रीचर्स हैं, जिसका मतलब है कि उनका एग्जिस्टेंस मॉन्स्टर इकोसिस्टम में हार्मनी क्रिएट करता है। स्ट्रीमी के एरा रिमेंबर करते हुए शांगो को अपने हार्ट में वार्मथ मिली। वहाँ एक गाय था, बुलसिंग मैन, जो हमेशा उसके लिए हैप्पी रहता था। दूसरे चिल और थोड़े वियर्ड थे, जैसे बाकिंग डॉग डूड, जो किसी रीजन की वजह से चैट में वूफ टाइप करना बंद नहीं कर सकता था। स्ट्रेंजली इनफ शांगो वंडर करता है कि वो इतनी हैप्पी मेमोरीज का सामना क्यों कर रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने सामने लिटरल हॉरर के इनकारनेशन को घूर रहा है, एक ऐसा क्रीचर जो उसकी लाइफ एंड करने वाला था। शांगो रियलिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करता है। ये ऐसा है जैसे वे मेमोरीज उसे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कह रही हों। वो हर मोमेंट यूज करता है प्लान सोचने के लिए। वो पहले से ही जानता है कि एल्बर्स डैम नियर विशस होते हैं और अपने सामने सब कुछ टेयर अपार्ट कर देते हैं। ये फैक्ट कि क्रीचर बिना कुछ किए स्टिल स्टैंड कर रहा है, ये इंप्लाई करता है कि उसे ज्यादा हंगर नहीं लगी है। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग उसे नर्व्स दे रही है वो ये है कि उन्होंने रेड ट्राउट के टेरिटरी इन्वेड कर दिया है। इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर करते हुए शांगो रियलाइज करता है कि शायद इस नाइटमेरिश सिचुएशन से बचने के लिए उसके पास केवल एक ही वे है। अपने फीट टर्न करते हुए वो खुद को रिमाइंड करता है कि वो अभी भी अपने हेड में किम्बाब जोआ है, भले ही उसका बॉडी कैंट सियांगो का लोली फिजिक हो। अपने टीथ ग्रिट करते हुए वो क्रीचर को उसे फेस करने के लिए चैलेंज करता है, उसकी विल टू सर्वाइव की एक फाइनल डिक्लेरेशन। क्रीचर उसे घूरता है, अपना टेरराइजिंग फर्स्ट अटैक इनिशिएट करता है। एल्बर नाइट में हंटिंग करने में स्पेशली ग्रेट होता है, लेकिन उसकी मेन वीकनेस डायरेक्ट सनलाइट है। गेम में उसके पैटर्न्स मेमोराइज करते हुए सियांगो जानता है कि अपनी लाइफ सेव करने के लिए उसे बस एग्जीक्यूट करना है। बीस्ट की अटैक की टाइमिंग मैच करते हुए सियांगो एक्सेलेंटली स्लैश इवेट करता है और सेम टाइम में मॉन्स्टर को टेरिफाई करने के लिए किसी तरह का लाइट इफेक्ट क्रिएट करने का वे सोचता है। स्पीड के साथ बस्टिंग करते हुए वो क्रीचर की ह्यूज आर्म पर भागता है और फाइनली एक फ्लैश लाइट वेप आउट करके उसकी आइस पॉइंट ब्लैंक ब्लाइंड कर देता है। ये इफेक्ट एल्बियर जैसे प्रेडेटर के लिए भी इतना ट्रॉमेटाइजिंग है कि वो पूरी तरह से ब्लाइंडेड हो जाता है। अगला सीन हमारे बॉय पर कट होता है, जो अपनी बेड में रॉटिंग कर रहा है। जैसे ही उसका अलार्म रिंग होता है, वो जानता है कि पिछली रात के बाद उसकी बॉडी शेड की तरह सौर होने के बावजूद उसे वापस गेट बैक अप होना है। सियांगो घर लौटने के तुरंत बाद पास आउट हो गया था। उसकी आखिरी मेमोरी थी मॉन्स्टर को ब्लाइंडिंग करने के बाद अपनी लाइफ के लिए भागना। लक से एक गॉब्लिन का सामना करने के तुरंत बाद वो एक एल्बियर से रन इनटू हुआ था। ब्रो उस शिट से दोबारा डील नहीं करना चाहता और कुछ खाने के लिए गेटअप होने की ट्राई करता है। वो थर्ड के साथ फ्लोर किस करता है, रियलाइज करता है कि उस कार्डियो के बाद उसकी लेग्स अनहिलेटेड हो गई हैं। लकीली उसके पास अभी भी दूसरी रेल्म से वे गोल्डन एप्पल्स हैं।
सियांगो केक ग्रैब करता है और एक बाइट लेता है। उसके इफेक्ट से इंस्टेंटली उसकी स्टेमिना रिजुविनेट होती है। फाइनली वो पहले से कहीं ज्यादा अलाइव फील करता है। वंडर करता है कि क्या उसे अब प्रॉपर्ली अपना स्टमक सेशिएट करना चाहिए। लेकिन खुद को टाइडी अप करने के बाद ब्रो तेमू चेहन से दोबारा रन इनटू हो जाता है। वो यहाँ एक डिफरेंट रेस्टोरेंट में खाने आई है और कोइंसिडेंटली उसे टकला गई। सियांगो कंपनी नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन वो यहाँ बैठ गई क्योंकि उसे एक मील बड़ी पसंद है। मीक्यूंग हरीडली उसे पूछती है कि क्या उसने स्टेटस विंडो ओपन करने की ट्राई की। उसका एंथुसियास्टिक एटीट्यूड सियांगो को रियलाइज कराता है कि ये जरूर वो टॉपिक होगा जिसके बारे में वो पिछली बार डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया था। मीक्यूंग उसे न्यूज़ दिखाती है और उसे अश्योर करती है कि ये रियल है। कुछ अवेकेंड प्लेयर्स असल में दूसरों से मनी स्टील करने के लिए अपनी पावर्स यूज कर रहे हैं। सियांगो थोड़ा स्टार्टल्ड है कि उसने इतनी कॉन्फिडेंस से सीधे ऐसी चीज पूछी। वो लाइन करके उसे आंसर देता है और कहता है कि कुछ शो अप नहीं हुआ। थिंग ये है, सियांगो फील करता है कि वो अपनी स्टेटस के बारे में दूसरों को ब्लाइंड रखकर सही फेवर कर रहा है। सबसे पहले उसकी ट्रेड स्ट्रैटेजिक है, ना कि कॉम्बैट फोकस्ड। ये कुछ ऐसा है जिसे वो दूसरों के साथ शेयरिंग करने के बजाय अपने सबसे बेस्ट एडवांटेज पर यूटिलाइज कर सकता है। अभी उसकी पर्सनल सेफ्टी भी गारंटीड नहीं है। अगर वो रेड ड्रेस में लेडी, जो इस केस में वो है, के सामने अपना हैंड रिवील करता है तो थिंग्स उसके लिए वास्तव में बैडली एंड अप हो सकती हैं। ये एक स्मार्ट प्ले है। हालांकि डूड इंट्रिग्ड है कि मीक्यूंग अवेकनिंग के बारे में पूछने में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही है। फिर उसकी तरफ से एक सरप्राइज आता है। वो हेजिटेट करती है और यहाँ तक कि एक लाई स्टेट करने की एडमिट भी करती है। सियांगो उसे गुड इंटेंशंस अज्यूम करता है और यहाँ तक कि अश्योर करता है कि उसे कुछ भी से करने की नीड नहीं है। वो उसे एनकरेज करता है कि अभी भी टाइम है और उनकी कॉन्वर्सेशन के कुछ देर बाद होम हेड्स करता है। फाइनली उसके डिलीवरी पैकेजेस अराइव हो गए हैं। उसने जो स्टफ ऑर्डर किया था वो आ गया और अब उसे सप्लाईज के बारे में वरी करने की नीड नहीं थी। उसने अपना स्टफ रूफटॉप पर मूव कर दिया और केवल इंपॉर्टेंट स्टफ सेकंड फ्लोर पर रखा। अपने प्रिपरेशन वर्क के दौरान उसने आज के मिशन के लिए जरूरी आइटम्स का एक पूरा बंच सिलेक्ट किया, स्टफ जैसे गैस मास्क और सूट्स और दूसरे इक्विपमेंट। उसके आने वाले मिशन के लिए हमारा बॉय हाइडआउट के रूप में यूज करने के लिए एक प्रॉपर लोकेशन फाइंड करने का इंटेंट करता है। उसके लिए होम बेस बिल्ड करना जरूरी है, इसलिए एक्स का पर्पस। पोर्टल से पासिंग थ्रू होते हुए सियांगो हाइडआउट फाइंड करने में अपना पहला लीड फेस करता है। उसने पुराने गॉब्लिन को ढूंढते समय एक्सीडेंटली एक गॉब्लिन केव डिस्कवर किया था। उसकी लोकेशन रिकॉल करते हुए वो एग्जैक्ट सेम स्पॉट ट्रैवल करता है और उसे ढूंढता है। ये छुपने के लिए प्रीटी कन्वीनियंट स्पॉट है जो उसके प्लान्स के लिए परफेक्ट है। हाउएवर पहले उसे ये वेरीफाई करने की नीड थी कि यहाँ किस तरह के मॉन्स्टर्स लिव करते थे। सियांगो एनवायरनमेंट स्कैन करता है और कोबॉल्स के पास से गुजरने के टाइनी फुटप्रिंट्स फाइंड करता है। ये असल में सेलिब्रेट करने की एक डिस्कवरी है क्योंकि ये गाइस बिल्कुल भी ट्रबल नहीं है। सियांगो शुरू से ही किसी भी लो लेवल मॉन्स्टर्स की अगेंस्ट एक प्लान के साथ यहाँ आया था, इसलिए उसे वरी करने की कोई बात नहीं थी। कोबॉल्ट्स के बारे में थिंक ये है कि वे नॉक्टर्नल क्रीचर्स होते हैं। वे करेंटली स्लीपिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारे बॉय का प्लान है उन्हें अंदर ही सफोकेट कर देना। पहले वो कुछ ब्रांचेस कट करके फायरवुड का एक बंच गैदर करता है। उसके बाद वो कलेक्टेड ग्रुप एंट्रेंस पर प्लेस कर देता है। अगला आइडिया है उस पर गैसोलिन स्पिल करना। सियांगो ने सोचा कि वो इस मिशन को बिना किसी ट्रबल के क्लियर कर देगा क्योंकि अब उसे बस आग लगानी थी। लेकिन तभी उसने शॉकिंगली उनकी नॉइस सुनी। वे अपनी स्लंबर से बाहर आए और इमीडिएटली अपने नेक्स्ट मीट से आइस लॉक कर लीं। सियांगो जेंटली उन्हें ग्रीट करता है इससे पहले कि वो अपनी एक्स व्हिप अप करे और एक्शन में लंजिंग फोर्स करे। एक सिंपल स्विंग में वो दोनों मॉन्स्टर्स को उनकी नेक्स के अराउंड स्लैश कर देता है, उन्हें इमीडिएटली किल कर देता है। वो इतनी इजीली डाउन क्यों हो गए का रीजन पहले की ड्राउजीनेस है। इन कंसेक्यूटिव किल्स की थैंक्स से सिस्टम उसे लेवल में इंक्रीज और 4 पॉइंट्स अवार्ड करता है। इसके बाद सियांगो लाइटर फायरवुड में टॉस कर देता है। तुरंत बाद ही फ्यूम्स अंदर जाने लगती हैं। सरोगैम में लो लेवल मॉन्स्टर्स में एक ग्लेरिंग वीकनेस थी। वे नई चीजों के प्रति वल्नरेबल थे और ये उनमें से एक थी। हमारा बॉय गैस मास्क के साथ बाहर वेट करता था, हालांकि वो डायरेक्टली उन्हें बर्न करने की ट्राई कर सकता था। क्लीनअप प्रोसेस के साथ ये मेथड और भी इफेक्टिव था। स्लम्बरिंग कोबॉल्ट्स फ्रैंटिकली उठ गए और खुद को सेव करने के लिए बाहर भाग गए। सियांगो ने जानबूझकर ये स्ट्रेटजी चूज की थी ताकि उनके बॉडीज वीकेंड हो जाएं और उनके एस्केप के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो। जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव था कि जब वे डाउन हो तो एडवांटेज उठा ले, उन्हें एट वंस किल कर दिया जाए। हालांकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम 5 कम आउट होंगे। सियांगो स्टंड है कि केवल 4 ही आए। ये उनके यूजुअल ग्रुप ऑफ 7 से डिफरेंट है। एक कोबॉल्ट एम करते हुए सियांगो उसे स्लॉटर्स डेड करता है, डिक्लेयरिंग करता है कि अब उनमें से केवल 3 ही रिमेन है। बाकी 3 उसके पास रन अप हुए अटैक करने के लिए, जो थोड़ा बहुत कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन हमारा बॉय अपनी एक्स के साथ रेडी था। ये मैन वेपन के साथ होम रन स्विंग कर रहा था और उन्हें टेकिंग डाउन कर रहा था। एक और कोबॉल्ट अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन ऑल पावरफुल फार्ट स्प्रे ऑफ डेथ इसे पॉइंट ब्लैंक ब्लाइंड कर देता है। इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता, सियांगो ने उसका हेड कट ऑफ करने में हेल्प की। केवल एक फाइनल वन लेफ्ट होने पर हमारा बॉय फियर में फिजिटिंग करते हुए उनके लीडर को स्टेयर डाउन कर रहा है। वो हंटर बन गया है और उनका एंड डिक्लेयर करता है, उनके हाइड आउट का गुड यूज करने का प्रॉमिसिंग करता है। ब्लड बात आखिरकार एंड हो जाता है। सियांगो ग्राउंड पर फटीग्ड है। उसकी लैक ऑफ स्टैमिना अभी असली ड्रॉबैक है, भले ही वे इजी टू बीट थे। सिस्टम स्टैट्स इंटरेस्टिंगली गेम से नो डिफरेंट है, यहाँ तक कि एग्जॉस्टन स्टेट से डीबफ सेक्शन भी। लेवल अप के बाद स्टेटस पॉइंट्स नॉट इंक्रीजिंग भी सेम है। फिर भी लेवलिंग अप इवेंचुअली उसके लिए शॉप आइटम्स अनलॉक करेगा, इसलिए ये अपने आप में गुड है। अभी सबसे कन्वीनियंट थिंग ये है कि वो अपना ही प्राइवेट स्पेस यूज कर सकता है।
लेकिन जितना हमारे बॉय ने अंदर एक क्लीन एनवायरनमेंट रखने की विश की थी, वो कोबाल्ट के बनाए गए मेस से डिसअपॉइंटेड हुआ। एक हाइडआउट सिक्योर होने पर क्लीनिंग ऑपरेशंस बिगिन हो गई। इस डूड को इतना गॉब्लिन शिट क्लियर करना पड़ा कि वो इससे टायर्ड हो गया। इतना क्लीनिंग अप करना पेन इन दी एस जैसा लगा, खासकर एक प्रॉपर फाइट क्लियर करने के बाद। सियांग हो शिटी क्लीचर्स को गार्बेज में रहने के लिए कर्स करता है। फिर भी एक नए होम बेस के साथ अब उसे वरी करने की कोई बात नहीं थी। जब भी उसे ट्रैश टेक आउट करने की नीड होती, सियांग हो अपनी साइड ऑफ द वर्ल्ड रिटर्न करता है। वो एक बेनिफिट था, लेकिन फिर भी उसे क्लीन अप करने में बहुत टाइम लगा। एक थिंग जो उसे सबसे ज्यादा सरप्राइजेस करती है वो ये डिस्कवर करना है कि ये कितना ईजी है। अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट और बताओ कि तुम चाहते हो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें, और ये भी बताओ कि अगला कौन सा मनहवा या वेबटून तुम चाहते हो हम कवर करें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें ऐसे ही एपिक मनहवा रिकैप्स मिलते रहें। तुम्हारा फीडबैक तय करता है कि हम आगे क्या बनाएं, तो खुलकर बताओ। ये तुम्हारा चैनल है, तुम्हारी मनहवा की दुनिया, हम तो बस उसे जिंदा करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक के लिए गुड बाय।